हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा थर्ड सेशन है स्टैटिक एआरडी का और उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉरेस्ट्री की बात करेंगे इस वीडियो में। इंडेक्स की बात करें, सबसे पहले फॉरेस्ट्री क्या होता है वो पढ़ते हुए हम लोग सिल्वीकल्चर पढ़ेंगे, सोशल फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे और इंडिया में जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनके बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट्री क्या होती है? इट इज़ अ ब्रॉड साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस। ठीक है, साइंस भी है, आर्ट भी है, प्रैक्टिस की है। फॉरेस्ट्री इस नाम से हमें पता चल रहा है कि फॉरेस्ट से रिलेटेड है। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग फॉरेस्ट एंड वुडेड लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस। अब जो जंगल होते हैं हमारे, उनके क्या क्या पर्पस होते हैं? ओवरऑल सोचिए, जंगल में हमारे जानवर रहते हैं, तरह तरह के प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। तो एक तो इसका हो गया पर्पस कि आपका वेजिटेशन कवर बना रहेगा। दूसरा, फ्लोरा एंड फौना। तीसरा, जो जंगल होते हैं वहां से आपको लकड़ियां मिलती है, वुड्स मिलता है, इसीलिए यहाँ पे वुडेड लैंड भी इसको बोला जाता है फॉरेस्ट के साथ साथ। इट इंक्लूड्स कंजर्वेशन, यूटिलाइजेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज में आपके टिम्बर आता है, जो बड़े बड़े लकड़े के गट्ठे होते हैं, जो आपकी फिर सारी वुड इंडस्ट्री में यूज होता है। एनिमल्स वहाँ पे रहते ही हैं, उनके कंजर्वेशन किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव्स: प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, फ्यूल, वुड, फॉडर एंड नॉन टिम्बर प्रोड्यूसेस। इसको हम लोग एनटीएफपी बोलते हैं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस को। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जिसमें हमारा सोशल कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है। सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट, जिसमें लाइवलीहुड और रिक्रिएशन होता है। फॉरेस्ट्री जो इंडिया में है उससे हम लोग इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के थ्रू गवर्न करते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हमारी बोलती है कि 33% फॉरेस्ट कवर हमारा होना चाहिए, टारगेट हमें दिया हुआ है। इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो 21 से 24% के बीच में है, एज पर द रीसेंट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडिया की एक रिपोर्ट प्रोड्यूस होती है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। हर 2 से 3 साल में रिपोर्ट आती है, लास्ट आई थिंक 2023 में आई थी। उसमें हमें पता चला था कि 21 से 24% लैंड हमारी फॉरेस्ट कवर में है। सिल्वीकल्चर क्या होता है? सिल्वीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप्स। जो फॉरेस्ट के क्रॉप्स है उनका जो कल्टीवेशन है उसको हम लोग सिल्वीकल्चर बोलते हैं। सिल्वी का मतलब फॉरेस्ट होता है, कल्चर ग्रोइंग होता है। तो बेसिकली ये क्या है? इट फोकसेस ऑन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एस्टेब्लिशिंग, tending, managing and regenerating forest to meet the specific objectives। तो बेसिकली हमें जंगलों को क्रिएट करना है, स्टैब्लिश करना है, उन्हें मैनेज करना है। जो पेड़ हमारे हटते जा रहे हैं उन्हें हमें दोबारा ग्रो करना है, जंगल अपने मेंटेन करके रखने हैं। इसमें क्या होता है? साइट प्रिपरेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रीजनरेशन, टेंडिंग ऑपरेशन जिसमें वीडिंग, क्लीनिंग, थिनिंग, प्रूनिंग होती है, हार्वेस्टिंग सिस्टम, क्लियर फेलिंग, शेल्टर वुड सिलेक्शन, कॉपिस, सिल्वीकल्चर सिस्टम, हाई फॉरेस्ट सिस्टम और कॉपिस सिस्टम। ये हमारी सिल्वीकल्चर की प्रैक्टिसेस हैं। प्रैक्टिसेस तो हमारी बेसिकली यही है कि साइट प्रिपरेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रीजनरेशन। अब इसमें सिल्वीकल्चर के टेंडिंग ऑपरेशंस होते हैं, जिसके अंदर वीडिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, थिनिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं। सिल्वीकल्चर सिस्टम के अंदर हार्वेस्टिंग की जाती है, क्लियर फेलिंग होती है, शेल्टर वुड होता है, सिलेक्शन होता है, कॉपिस होता है। सिल्वीकल्चर सिस्टम इटसेल्फ हमारे दो तरह के होते हैं, हाई फॉरेस्ट सिस्टम और कॉपिस सिस्टम। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? सस्टेनेबल टिम्बर प्रोडक्शन, जो हमारा फॉरेस्ट का मेन प्रोड्यूस है। इंप्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट क्वालिटी, ताकि जंगल और अच्छे होते चले जाए। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इको सिस्टम सर्विसेज। बायोडाइवर्सिटी से हमारा मतलब होता है जो भी फॉरेस्ट की लाइफ है, उसमें प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स भी होते हैं और तरह तरह के एनिमल्स भी होते हैं। इंपॉर्टेंट स्पीशीज क्या है इंडियन सिल्वीकल्चर की? टीक, साल, यूकेलिप्टस, अकेशिया, पॉपुलर, शीशम, बैम्बू। ये हमारे मेन टिम्बर प्रोड्यूसर्स हैं। सिल्वीकल्चर फॉर्म द साइंटिफिक बेस ऑफ ऑल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग प्लांटेशन इन रिजर्व फॉरेस्ट। क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज में भी लोग अपनी खेती बाड़ी करते हैं, प्लांटेशंस करते हैं। ये हमारा सिल्वीकल्चर है। सोशल फॉरेस्ट्री की बात करें, सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है? इट इज द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्लस एफोरेस्टेशन। तो आप जंगल बना रहे हैं प्लस जंगल ग्रो भी कर रहे हैं, मतलब आपके एग्जिस्टिंग जंगलों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पे और ज़्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं, जो कि वहाँ की बैरन और वेस्टलैंड है, ताकि फॉरेस्ट कवर आपका बढ़े। एम्ड एट एनवायरमेंटल, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, प्राइमरली इसका काम रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है, फॉरेस्ट के कवर को बढ़ाना है। जो हमारा नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर था, उन्होंने 1976 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। इट इज द फॉरेस्ट्री ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल।
अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, जो हमारा नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, है ना, कि फ्यूल वुड सप्लाई करना टू रिप्लेस काउडंग, सप्लाई स्मॉल टिम्बर फॉडर एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड्स फ्रॉम विंड एंड सॉइल इरोजन, reduction of pressure on traditional natural forests, employment generation and rural development, improvement in environment and quality of life। ठीक है, तो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने क्या बोला था कि अगर हमारा सोशल फॉरेस्ट्री बढ़ेगी, उससे एक तो हमारे फ्यूल वुड की सप्लाई बढ़ेगी, तो काउडंग पे डिपेंडेंस कम होगी, स्मॉल टिम्बर फॉडर और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलने शुरू हो जाएंगे। आप देखिए, जैसे आप किसी भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास कभी घूमने जाओ या उधर देखो, तो जंगलों के बाहर की तरफ छोटे छोटे किसान वगैरह लोग रहते हैं, जिनके पास जानवर होते हैं, जैसे बकरी होती है, भेड़ होती है, या गाय भैंस होती है। वो अपने जानवरों को चराते हैं उधर, वहां पे उन्हें फॉडर मटेरियल मिलता है जानवरों के लिए, अपने कैटल के लिए। तो ये सोशल फॉरेस्ट्री का एक एडवांटेज हो जाता है। फिर जब बड़े बड़े पेड़ आपके खेतों के आसपास लगे होंगे, खेतों के कवर के आसपास लगे होंगे, जंगल होंगे, उससे क्या होगा, आपका विंड इरोजन कम होगा, जो हवा की वजह से सॉइल इरोजन होता है। इटसेल्फ आपका सॉल्यूशन तो कम हो गई होगा। जो तेज हवाएं होती हैं, आपकी फसलों को नुकसान कर सकती हैं, वो तेज हवाओं का प्रेशर रुकेगा पेड़ों के होने से, और जो ट्रेडिशनल हमारे नेचुरल फॉरेस्ट का प्रेशर है वो कम होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा, रूरल डेवलपमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका टिम्बर प्रोड्यूस का काम आ जाएगा, एक लकड़ी का काम आपका बढ़ जाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उससे बढ़ना शुरू हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा होगा रूरल एरियाज़ के लिए, तो रूरल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाते हैं। एक फॉरेस्ट्री पॉलिसी आप लेकर आए सोशल फॉरेस्ट्री की, और ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट आपके रूरल सेक्टर का शुरू हो गया उससे। टाइप्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री हमारे पास, इसकी अगर बात करें, इंडिया के अंदर जो हमारी टाइप्स होते हैं सोशल फॉरेस्ट्री की, फार्म फॉरेस्ट्री, इसके अंदर क्या करते हैं, जो हमारे इंडिविजुअल फार्मर्स होते हैं वो अपनी खेती की जमीन पे पेड़ लगा देते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, तो इसमें क्या होता है, विलेजेस की जो कॉमन लैंड्स होती है, पंचायत की लैंड होती है, कम्युनिटी लैंड होती है, वहां पे पेड़ लगाए जाते हैं। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, तो जो रोड साइड, देखिए रोड साइड लोग प्लांट लगाते हैं, ट्रीज लगाते हैं, कैनाल्स पे, रेलवेज के आसपास, या जो भी वेस्टलैंड्स है, एम क्या है, फॉरेस्ट की बाउंड्रीज को बढ़ाने का। अब ये नहीं कि जंगल के ही साथ में आपने पेड़ लगाए, जहाँ पे भी आपको पेड़ लगाने का मौका मिल पा रहा है, जगह मिल पा रही है, एक्सेस लैंड है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगा पाए, हम लोग वहाँ पेड़ लगाते हैं। ये हमारा सोशल फॉरेस्ट्री का पार्ट होता है। रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, जिन फॉरेस्ट की क्वालिटी खत्म होती जा रही है, चाहे झूम कल्टीवेशन की वजह से हो, किसी और वजह से हो, तो उनकी क्वालिटी को रिस्टोर करना। एंड देन एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री अक्सर लोग इसका कुछ टेक्स्ट में इसका सब टाइप माना जाता है। बेनिफिट्स क्या हैं इसके, रिड्यूसेस डिफॉरेस्टेशन, प्रोवाइड रूरल रिसोर्सेज, एम्पावर्स कम्युनिटीज, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। सोशल फॉरेस्ट्री के बेनिफिट्स है। अब इसके लिए गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोग्राम्स है, जैसे नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, और ग्रीन इंडिया मिशन है। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है सोशल फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री इज द लैंड यूज सिस्टम दैट डेलिबरेटली इंटीग्रेट्स वुडी पेरिनियल्स, है ना, जो हमेशा, जो वुडी मतलब पेरिनियल्स एज इन जो ऑलवेज चलते रहते हैं, ट्रीज श्रब्स विद एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड ऑन लाइवस्टॉक ऑन द सेम लैंड यूनिट। दैट मीन्स इस तरह के पेड़ वगैरह हमने एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ लगा दिए, लाइफ स्टॉक के साथ लगा दिए, सेम ही लैंड यूनिट पर, तो इसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट्री हमारी यूज होने लगती है। अभी तक तो हमने बाहर की जमीन पे लगाया था, अब हम अपने खेती बाड़ी में ही बीच बीच में हम लोग जगह जगह पेड़ लगा रहे हैं। इट कंबाइंस एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री फॉर इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स, डिफाइंड एज डायनामिक ecologically based natural resource management system। अब क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज is defined as a dynamic ecologically based natural resource management system। ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास, करेक्ट ऑप्शन विल बी एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम हमारे पास कितने सारे होते हैं, एग्री सिल्वीकल्चर होता है, इसमें ट्रीज के साथ साथ एग्रीकल्चर क्रॉप्स लगाए जाते हैं, जैसे पॉपुलर के साथ में लोग पंजाब हरियाणा में वीट लगाते हैं। सिल्वी पेस्चर, सिल्वी पेस्चर में क्या होता है, ट्रीज के साथ लोग पेस्चर और ग्रास उगाते हैं, ठीक है, और साथ में जब ग्रास उग रही तो साथ में लाइफ स्टॉक होता है, जैसे ड्राई एरियाज में लोग फॉडर के लिए करते हैं। एग्री हॉर्टिकल्चर, इसमें पेड़ों के साथ साथ फ्रूट क्रॉप्स लगाते हैं, जैसे मैंगो के साथ वेजिटेबल्स लगा दी। एली क्रॉपिंग, एली क्रॉपिंग में क्या होता है, ट्रीज को रोज में लगाएंगे, एक रो ट्री की लग गई, फिर क्रॉप्स आ गए, फिर रो ट्री की लग गई, फिर क्रॉप्स आ गए। होम गार्डन मल्टी लेयर,
इसके अंदर मल्टीपल स्पीशीज बनाते हैं होम्स के अंदर, जैसे केरला और नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा होता है। होमस्टेड्स के अंदर मल्टीपल स्पीशीज के मतलब बहुत बड़े पेड़ तो नहीं, बट छोटे पेड़ लोग जरूर लगाते हैं, जैसे नारियल के पेड़ लगा दिए साथ में, है ना, अपनी खेती कर रहे हैं उसी में बीच बीच में नारियल के पेड़ लगा दिए या फिर केले के पेड़ लगा दिए। तो ये केरला में, नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की प्रैक्टिस ज्यादा है। बहुत से लोग बैम्बू के प्लांट्स, वो बैम्बू का प्लांट लगा के उसका टिम्बर प्रोड्यूस बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री का पार्ट होता है कि अपने एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट्री को हम इंक्लूड कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मल्टीपल आउटपुट मिलता है आपको, फूड, फ्यूल, फॉडर, टिम्बर, ये सब मिलता है। सॉइल कंजर्वेशन होती है, इरोजन कम होता है, जमीन की फर्टिलिटी बढ़ती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है लेग्यूमिनस ट्रीज के थ्रू। इनकम डाइवर्सिफिकेशन होता है फार्मर्स का, एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम आ जाती हैं। बायोडाइवर्सिटी एनहेंसमेंट होता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस होता है। वाटर कंजर्वेशन और रिड्यूस रिस्क फ्रॉम क्रॉप फेलियर, कि आपका एक दूसरी इनकम भी पैरेलली आपके पास अवेलेबल होती है, आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते हो। अगर हम अपने फॉरेस्ट की बात करें, जो इंडिया में टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं, तो इंडिया का ओवरऑल बात करें तो बहुत बड़ा हमारा जोग्राफिकल स्प्रेड है फॉरेस्ट का। ठीक है, जो फॉरेस्ट को ग्रुप करते हैं हम लोग, चैंपियन एंड सेट का क्लासिफिकेशन है 1968 का, जिसके अंदर हमने इंडिया को 5 मेजर फॉरेस्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्दर उनके 16 फॉरेस्ट टाइप के ग्रुप्स हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इसके अंदर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड है और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके समझते हैं कौन से हमारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं। सबसे पहले बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, जहां पे एवरग्रीन से क्या मतलब है, जहां पर बहुत ज्यादा एनुअल रेनफॉल होती है, मोर देन 200 सेंटीमीटर, और कंसिस्टेंटली वार्म टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द ईयर, वहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। इनके कौन से एरियाज है? वेस्टर्न घाट्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड है और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है। यहाँ पे हमारे पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली, तो इसलिए फॉरेस्ट हमेशा हरे रहते हैं। एक्सट्रीमली डेंस होते हैं, मल्टी लेयर्ड वेजिटेशन स्ट्रक्चर होता है। ट्रीज की हाइट 60 मीटर तक जाती है और एक थिक कैनोपी बनती है। अब क्योंकि ट्रीज इतने ज्यादा घने हैं, बहुत हाइट पर हैं, तो लिमिटेड सनलाइट होती है जो फॉरेस्ट फ्लोर तक पहुंचती है। इंपॉर्टेंट स्पीशीज रोजवुड, महागोनी, एबोनी और बैम्बू, ये मेजर स्पीशीज हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये क्या होते हैं? जो हमारे ये जो रेगुलर एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं उसके और जो मॉइस्ट डेसिडियस जो हम आगे पढ़ेंगे उसके बीच का एक ट्रांजिशन है। यहाँ पर क्या होता है, ये वेस्टर्न घाट्स के स्लोप्स पे, उड़ीसा पे और नॉर्थ ईस्ट के फुटहिल्स पे मिलते हैं। सिमिलर टू एवरग्रीन जो मेजर ट्रीज है, बट कुछ यहाँ पे डेसिडियस की स्पीशीज भी आ जाती हैं। तो बेसिकली जहाँ पे बारिश 200 सेंटीमीटर तक या उससे थोड़ी कम होती है, बट मॉइस्ट डेसिडियस जो हम आगे पढ़ेंगे उससे ज्यादा बारिश होती है, वहां पे ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो ये मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं। इंडिया के मोस्ट डोमिनेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं और मेनली मॉनसून क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि बारिश तो वहीं से मिलेगी। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट डेसिडियस एंड ड्राई डेसिडियस। मॉइस्ट डेसिडियस जिसका पीछे नाम आ रहा था, ठीक है, बेस्ड ऑन द रेनफॉल अवेलेबिलिटी। लोकेशन क्या है? जो हमारे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है, सेंट्रल इंडिया है, डेक्कन प्लेटू है, वहां पे हमें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? जब अटर गर्मी आती है हमारे पास, जो मई जून वाला सीजन होता है, अप्रैल मई जून के बीच में, तो 6 से 8 हफ्तों के लिए पेड़ अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं ड्यूरिंग द ड्राई समर सीजन, सो दैट जो वाटर लॉस है, वाटर लॉस कौन सा होता है? पत्तियों से ट्रांसपिरेशन लॉसेज होते हैं, वो ट्रांसपिरेशन लॉसेज को रिड्यूस करने के लिए। Forests are comparatively less dense than evergreen forests. High commercial value due to valuable hardwood species. Species कौन सी होती है यहाँ पे जो पेड़ होते हैं? टील और टीक और साल, ये तो मोस्ट सिग्निफिकेंट है। शीशम होता है, सैंडलवुड होता है और खैर होता है। ये इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं यहाँ के। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की अगर हम लोग बात करें, ये हमें सेमी एरिड और एरिड रीजन में मिलते हैं। थॉर्न से हमें पता चल रहा है जहाँ पे कैक्टस वगैरह की स्पीशीज होती हैं। अब वो कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब, हरियाणा और डेक्कन प्लेटू के ड्रायर पार्ट्स। तो यहाँ पे मतलब बारिश काफी कम होती होगी। रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर एनुअली। कैरेक्टरिस्टिक्स, जो वेजिटेशन है वो स्पार्स और स्टंटेड है। ट्रीज की थिक बार्क होंगी, स्मॉल और निडल शेप लीव होंगी। वैसे ही होती है राजस्थान में जो कैक्टस होती है, जो झाड़ियां होती हैं। इंपॉर्टेंट स्पीशीज क्या है? जैसे बबूल है, खेजरी, नीम और वेरियस स्पीशीज ऑफ कैक्टस। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का बेस्ट आइडेंटिफिकेशन कैक्टस होता है। माउंटेन या हिमालयन फॉरेस्ट, ये एल्टीट्यूड बेस्ड होते हैं।
ठीक है, इसमें हमारे माउंटेन सब ट्रॉपिकल है और माउंटेन टेम्परेट है। माउंटेन मतलब आप माउंटेन से उसे रिलेट कर लो। तो जो 1000 से 2000 मीटर के एल्टीट्यूड पर है वो हमारे सब ट्रॉपिकल हो जाएंगे, और 1500 से 3000 मीटर के एल्टीट्यूड पर है वो हमारे टेम्परेट हो जाएंगे। जो सब ट्रॉपिकल होंगे उनकी ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट होते हैं, पाइन फॉरेस्ट होते हैं, जैसे वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज में, हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट में। मेजर ट्रीज ओक, चेस्टनट, चीर, पाइन। माउंटेन टेम्परेट की बात करें तो ये कॉनिफेरस होते हैं हायर पार्ट्स में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में ही है, बट इनकी हायर पीक्स पर है। मेजर ट्रीज देवदार, कहीं जाते हैं ना घूमने, वहां होते देवदार के पेड़ लगे हैं, देवदार के जंगल हैं। ब्लू पाइन, स्प्रूस, फिर, ओक, ये मेजर ट्रीज हैं माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट के। लिटोरल या स्वयं फॉरेस्ट की बात करें, ये टाइडल होते हैं, सैलिन टॉलरेंट होते हैं और इनमें प्रॉप रूट्स होती हैं, जो कोस्टल एरियाज में होते हैं, जैसे सुंदरबंस में है, अंडमान निकोबार में, उड़ीसा के कोस्ट में है, गुजरात और तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में। वहां पे दलदली एरियाज में जो मैंग्रोव्स होते हैं हमारे, सुंदरबन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। मेजर ट्रीज सुंदरी है, राइजोपोरा है, एविसेनिया है, ब्रुगुएरा है। ये कुछ मेजर ट्रीज हैं लिटोरल या स्वयं फॉरेस्ट के। ये बेसिकली दलदली एरियाज है, जैसे आप देखो बियर गिल्स के बारे में आपको पता, तो वो जिन जंगलों में घूमता है कई बार दलदलों में, वहां पे ये होते हैं, है ना, जहाँ पे आपके टाइड्स आ जाते हैं, पानी कभी बहुत ज्यादा बार होता है, कभी पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है, कभी दिन में 2 बार पानी बढ़ रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। वहां पर लिटोरल और स्वयं फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। एक ये क्लासिफिकेशन से मैंने बनाने की कोशिश की है यहाँ पे। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है उसमें 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस में 100 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल है। थॉर्न के अंदर लेस देन, इसे हम लेस देन 50 कर देते हैं, 70 गलत टाइप हो गया है, लेस देन 50 सेंटीमीटर की है। स्क्रब माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट ये वेरी करता है। मैनग्रूव जो है टाइडल या कोस्टल एरियाज का होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो लोलैंड्स के होते हैं। डेसिडियस प्लेन्स या फुटहिल्स के होते हैं, ठीक है। देन हमारे थॉर्न फॉरेस्ट जो होते हैं वो एरिड प्लेन्स के होते हैं। जो माउंटेन है वो 1500 से 3000 मीटर या फिर 1000 से 2000 मीटर के बीच के हैं। मेजर स्टेट्स एवरग्रीन के लिए वेस्टर्न घाट्स, अंडमान, नॉर्थ ईस्ट। डेसिडियस के लिए एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी। थॉर्न फॉरेस्ट के लिए राजस्थान, गुजरात, एमपी के पार्ट्स। माउंटेन फॉरेस्ट के लिए हिमालयाज के जो एरियाज है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए सुंदरबंस, अंडमान, उड़ीसा, ये एरिया है। और ये इनके डोमिनेंट ट्रीज है जो हमने पीछे भी पढ़े हैं। तो विद दिस हमारा फॉरेस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत हो, ये मेरा टेलीग्राम का हैंडल है, टेलीग्राम हैंडल के थ्रू आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी इसकी पीडीएफ होगी वो टेलीग्राम के ग्रुप में आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।